दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक निबंध का भारत में प्राकृतिक आपदाएं तथा इनके निवारण के प्रयास, ये चूंकि जो 6 टॉपिक दिए हुए हैं उनमें ये एक टॉपिक पूरा ही है। ठीक है, इसके पहले हमने बाढ़ के संदर्भ में जो है निबंध अपलोड कर दिया है डिस्कस करके आप लोगों से। तो आज इसको भी देख लेते हैं। अगर इसको एक दो तीन निबंध आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 6 निबंध आएगा तो 6 निबंध 6 टॉपिक में से आएगा। तो ठीक है, तो इसमें से एक निबंध फंस जाएगा। एक दो निबंध हम लोग और डिस्कस करेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो, अगर इससे फ़ायदा हो रहा होगा आप लोग, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भारत में प्राकृतिक आपदाएं तथा इनके निवारण के प्रयास। प्रस्तावना क्या है? गांधी जी कहते हैं कि पृथ्वी हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करती है, लेकिन हर इंसान की लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ठीक है, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। गांधी जी का यह वक्तव्य वर्तमान भौतिकतावादी व विकास की अंधी दौड़ में शामिल मनुष्य के लिए एक चेतावनी है, जो कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ रही है। दोस्तों, अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगा या कुछ गलतियां होंगी तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमने किसी कॉपी पेस्ट तो किया नहीं है। हमने जो है विभिन्न स्रोतों से इसे और उसके बाद स्वयं के शब्दों के साथ इसको हमने लिखा है। आप लोगों के प्रोत्साहन के कारण कल हमने इसको कम से कम कल हमने दिन भर जो है इसके संबंध में फ्रेमिंग बनाया, लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है तो हमें समय भी देना पड़ रहा है इतिहास पढ़ने में भी। ठीक है, अगर आप लोग को ये निबंध या हमारे जो डिस्कस करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और निबंध इससे बाहर आप विश्वास मानिए नहीं पूछा जाएगा। आगे हम 2-3 निबंध और बना रहे हैं, उस पर भी आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग निश्चिंत मानिए बहुत अच्छा लिखेंगे। अब दूसरी बात, आप लोग इसको लिखिए मत पूरा, फिर फ्रेमिंग बना के लिए फ्रेमिंग बना लीजिए एक एक पेज में। तो उसको जो है बार बार देखते रहिए और लेक्चर को बार बार सुनते रहिए, तो वहाँ आप निश्चित तौर से आप लिख लेंगे, एकदम निश्चित मानिए। आगे देखते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट मानव इतिहास का अभिन्न अंग रहे हैं। वह चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान व पतन हो, या फिर देखिए चोल साम्राज्य व विजयनगर साम्राज्य में जल प्रबंधन व प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ सूखे से निपटने के लिए अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रबंध किए गए हों। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें जो है आप प्राचीन काल से शुरू करिए, मध्यकाल आइए, आधुनिक काल तक आइए। तो एक ये जो है एक कॉन्सेप्ट के साथ आप लिख लेंगे, अब एक जो है चीज़ें जो है अच्छे से लिख उठेंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन वर्तमान समयों में वैश्वीकरण, शहरीकरण, नगरीकरण और लोगों की विलासी प्रवृत्ति और मानव की अधिकाधिक प्राकृतिक दोहन की नीति ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन की बारंबारता को बढ़ा करके विनाशक बनाई। ये देखिए, ये शुरुआत हो गया, प्रस्तावना हो गया। मतलब इसमें जो है आप जो है प्रगतिशीलता को दिखाएंगे। इसमें आप आगे मेन फ्रेम में क्या कहना चाहते हैं उसको जो है उल्लेखित कर देंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बार फिर मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने हमारे इस निबंध को इतना सारा प्यार दिया है, उससे हमारे अंदर भी प्रोत्साहन आया है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको कल दिन भर इसको फ्रेमिंग किया है और इसको लिखा है विभिन्न स्रोतों से, और उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट से लिख करके, ठीक है, आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही सहयोग और प्रोत्साहन बनाए रखिएगा। ठीक है, आगे भी 2-3 निबंध हम लोग और करेंगे, निबंध इससे बाहर नहीं आएगा। इसके साथ सामान्य हिंदी के भी टॉपिक को हमने आप लोगों से डिस्कस करके अपलोड कर दिया है, आप लोग भी उसको देख लीजिएगा। चाहे वो मुहावरा हो, चाहे अनेकार्थी शब्द हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे तत्सम तत्व हो, चाहे वर्तनी हो, चाहे मुहावरे लोकोक्ति हों, चाहे वो क्रियाएं हों, चाहे वो हिंदी वर्णमाला हो, चाहे विराम चिन्ह हो, चाहे वो समास हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब आप लोग इसमें भारत में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं दे दीजिए। नंबर 1 बाढ़ दे दीजिए। बाढ़ के संबंध में हमने देखिए वीडियो अपलोड कर दिया है। तो स्थिति क्या है इसकी स्थिति क्या है? भारत का लगभग 12% भूभाग बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। स्थिति देखिए, हेडिंग वहाँ पर मत दीजिएगा, ये हेडिंग मैं लिखा हूँ हम लोगों के समझने के लिए। ठीक है, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए क्या क्या पॉइंट देना है, क्या क्या फ्रेमिंग करना है। ठीक है, इसलिए हेडिंग वहाँ मत लिखिएगा। आप लोग नीली पेन उठाइएगा और नीली पेन से ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक, हाँ, समय मिले तो थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा जहाँ फैक्ट आप लोग दे रहे हैं, और फैक्ट वो भी
क्लियर फैक्ट में अंडरलाइन करिएगा, क्लियर जो फैक्ट हो वही, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र देख लीजिए क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी नदियों में के मैदानी इलाकों जैसे बिहार, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश में हर साल भीषण बाढ़ जो है, बाढ़ का जो है आती रहती है, सामना करते हैं। इसलिए बिहार में जब कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आती है, इसीलिए बिहार, आप लोग पढ़े होंगे जीएस में, बिहार कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। देखिए लिखते समय इसमें जो है मिस्टेक हो जा रहा था, स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा था या कुछ फैक्ट मिस्टेक हो जाए तो हमने कट कर दिया है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा, ये नहीं कि, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। हाल के वर्षों में, देखिए हाल के वर्षों में अनियोजित शहरीकरण के कारण, देखिए मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे महानगर शहरी बाढ़ की समस्या से तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको चाहें तो आप लोग थोड़ा अगर और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, और बड़ा लिख सकते हैं थोड़ा उसमें, और आप कुछ जोड़ दीजिएगा। नंबर 2 सूखा है स्थिति। देखिए भारत की लगभग 68% कृषि योग्य भूमि अलग अलग स्तर से जो है, और ये देखिए कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, अलग अलग स्थिति से जो है सूखे से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्र क्या हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा व विदर्भ क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, इससे यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो है सूखे से कृषि तबाह हो जाती है। जब कृषि तबाह हो जाती है तो किसान जो है ऋणग्रस्त हो जाते हैं, इससे जो है किसान आत्महत्या के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग करंट में देखेंगे वर्तमान समय में सर्वाधिक कृषक आत्महत्या कहाँ कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूकंप स्थिति। देखिए इसकी स्थिति देखिए जो है, इसकी स्थिति जो है भारत का लगभग 62% भाग मध्यम से उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र में आता है। अब प्रभावित क्षेत्र क्या है? संपूर्ण हिमालय क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य है, दिल्ली है, उसके बाद अंडमान निकोबार भूकंप के प्रति अति संवेदनशील हैं। उसके बाद उधर क्या कहते हैं, कच्छ का रण भी है, गुजरात का कच्छ का रण है। वहाँ देखेंगे आप 2001 में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, 2001 में बहुत भयंकर भूकंप आया था, उतना तेज भूकंप अभी तक नहीं आया जब 2001 में आया था गुजरात कच्छ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चक्रवात। भारत की लगभग 7,000, ये भी आप लोग जीएस में पढ़े होंगे, 7,516 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है वो चक्रवातों के प्रति अति संवेदनशील है। लेकिन सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? उड़ीसा में आते हैं, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो इसको हमने बहुत शार्ट में लिखा है, आप लोग विस्तृत करके लिख सकते हैं एग्जाम में या रूम पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 5 है भूस्खलन। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी व चट्टानों की खिसकने से काफ़ी हानि होती है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग रील्स में देखते होंगे या फेसबुक पे देखते होंगे कि लगातार जो है ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है चट्टानें, मिट्टी जो है खिसक रही हैं, ठीक है। उससे जो है काफ़ी जनजीवन प्रभावित हो रहा है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में हो, उससे जो है यातायात साधन प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद प्रभावित क्षेत्र में 2013 में भूस्खलन देखे थे। 2013 में जो है उत्तराखंड में बादल फटने की घटना ने पूरे उत्तराखंड को प्रभावित कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपदाओं का कारण। देखिए आपदाओं का कारण जो है, ये जो है जो बाढ़ के कारण हमने बताया था वही आपदाओं का कारण हो जाएगा। चाहे देखिए इसमें हमने समझने के लिए क्या किया है, इसमें किया है कि प्राकृतिक कारण 2 भागों में बांट दिया है। इसको समझिएगा आप लोग, वहाँ लिखिएगा नहीं ऐसे। प्राकृतिक कारण और ये मानव निर्मित कारण है। तो प्राकृतिक कारण में मानसून वर्ष की सघनता है, चूँकि जून से सितंबर के मध्य में ही 75% वर्षा हो जाती है, ठीक है। इसलिए वर्षा की इस अधिकता के कारण जो है लगातार जो है बाढ़ आती रहती है, नगरीय क्षेत्र प्रभावित होते रहते हैं, जो तटीय क्षेत्र है वो डूब जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बादल का फटना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ये घटनाएं या पहाड़ी क्षेत्रों में घटनाएं आम बात हो गई आजकल। नदियों का उथला होना, क्योंकि नदियां जो है गाद जमाव लेके आती हैं, जमाती हैं, जिससे जो है अपने मार्ग परिवर्तन करती हैं, तो कभी ग्रामीण क्षेत्रों को डुबो देती हैं, कभी शहरी क्षेत्रों को डुबो देती हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित कारण क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई है, ठीक है। आप लोग देखिए उस महाकुंभ के समय देखेंगे प्रयागराज में जो है काफ़ी मात्रा में पेड़ों को काटा गया था। तो इसके संदर्भ में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप जो है ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, आप जितना पेड़
काट रहे हैं, अगर ना हो सके तो मत काटिए, और जितना काट रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोग लगाइए। तो उसके बाद देखिए अनियोजित शहरीकरण है। नंबर 2 अनियोजित शहरीकरण है उत्तराखंड में पहाड़ी ढलानों पर, ठीक है, नदियों के मार्ग को अवरुद्ध करके जो है वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद देखे होंगे जब लैंडस्लाइड होती है तो वो घर सहित सब लोग उसमें बह जाते हैं। तो ये हुआ कि उनके मार्ग में बाधा मनुष्य डाल रहा है, लेकिन मनुष्य बाधा कब तक डालेगा? ठीक है, प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जब प्रकृति खिलवाड़ करेगी ना तो महाविनाश की स्थिति आएगी। नेक्स्ट है खराब निकासी ड्रेनेज सिस्टम। अभी एक हफ्ता पहले आप देख ही रहे प्रयागराज में, पूरा प्रयागराज लगभग बाढ़ की चपेट में आ गया है। इसके संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ के प्रशासन को निर्देश दिया, आप 48 घंटे के अंदर इस पानी को खाली कराइए। तो देखिए डीएम एसएसपी दौड़ दौड़ के कहीं वहाँ दमकल लगा रहे हैं, कहीं वहाँ इंजन लगा रहे हैं, ठीक है, पाइपों के माध्यम से पानी खाली करवा रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन भी कहीं न कहीं मानव के अधिकाधिक उपभोग के कारण जो है, या जो टेम्परेचर यानी जो यूज कर रहा है चीज़ों को, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रहे हैं तो उनका पानी नदियों में आ रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे जो तटीय जो नगर हैं वो उनमें पानी भर रहा है। धीरे धीरे स्थिति आ गई कि अब ये स्थिति है। देखिए यहीं आप लोग ये भी देखिए, भूल गया था मैं, डाल दीजिए कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि 2050 तक जो है मालदीव, आप लोग देखेंगे ना हिंद महासागर में, मालदीव जो है डूब जाएगा। ये भी आप लोग डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि 2050 तक अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, ठीक है, 2050 तक, तो क्या हुआ, मालदीव जो है वो डूब जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी जो है, इंडोनेशिया राजधानी क्या है? जकार्ता है। ठीक है, वो वहाँ से जो है जकार्ता से लोगों को अपना हटा रहा है, क्योंकि जकार्ता डूब रहा है। यहाँ से ले जाके कालीमंतन नई राजधानी बना रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग ये दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इसमें अगर गलतियां होंगी तो आप लोग इग्नोर करिएगा, आप लोग उसको त्रुटि को सुधार लीजिएगा, क्योंकि जो है ये कॉपी पेस्ट हमने किया नहीं है, बल्कि विभिन्न स्रोतों के आधार पर और उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने लिखने का प्रयास किया है। ये सब आपके प्रोत्साहन का नतीजा है। ठीक है, हम नहीं सोचे थे कि हम निबंध जो है दिन भर निबंध के संबंध में बीच बीच में खुद अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, लेकिन बना लेंगे। आप लोगों ने प्रोत्साहन दिया, हमारा उत्साहवर्धन हुआ। ठीक है, तो निबंध जो है एक 2-3 निबंध आप लोग कहेंगे तो और डिस्कस कर लेंगे हम लोग फ्रेमिंग करके, उससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग परेशान मत होइए, बहुत अच्छा लिखेंगे आप लोग, विश्वास करिए। ठीक है, हिंदी पूरा सामान्य हिंदी बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। सब्जेक्ट पर ध्यान दिए रहिएगा, सब्जेक्ट को रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा, उसको शॉर्ट में उसको भी बना लीजिए, उसके बाद उसको जो है रिवीजन करते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदा के निवारण एवं उपाय। क्या देखते हैं? प्राकृतिक आपदा के निवारण एवं उपाय देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या देना रहेगा आप लोग को। देखिए हेडिंग पहले देख लीजिए। इसमें पहला देगा है संवैधानिक प्रयास देना है, तो संविधान में क्या क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उसमें आप लोग अनुच्छेद 48A दे दीजिएगा और मूल कर्तव्य दे दीजिएगा उसमें। दूसरा सरकार के क्या प्रयास किए गए हैं। उसके बाद NGO का क्या प्रयास है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्या प्रयास है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आम लोगों का क्या प्रयास है। उसके बाद नेक्स्ट है आगे क्या किया जाए। ठीक है, आगे क्या किया जाए। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संवैधानिक प्रयास देखते हैं। संवैधानिक प्रयास में भारतीय संविधान निर्माता, देखिए संवैधानिक प्रयास में क्या लिखेंगे आप लोग, हेडिंग मत लीजिए, हेडिंग समझने के लिए, फ्रेमिंग के लिए मैं किया हूँ। ठीक है, हेडिंग वहाँ मत दीजिएगा, एक पेन उठाइएगा, एक पेन से खत्म, उसी पेन से खत्म कर दीजिएगा निबंध, कोई भी चीज़ हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए भारतीय संविधान निर्माता प्रकृति के संरक्षण के प्रति संवेदनशील थे। इन्होंने अनुच्छेद 48 क में शामिल करते हैं, क्या करते हैं, राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तथा अनुच्छेद 51 का में क्या संदर्भित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करे। दूसरा क्या है, सरकार के क्या प्रयास हैं, संस्थागत व कानूनी ढांचा क्या सरकार इसकी है, संस्थागत व कानूनी ढांचा क्या डेवलप की है। तो इसके अंतर्गत भारत सरकार ने आपदाओं से निपटने के लिए, ठीक है, 2005 में जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया, जिसके तहत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा इसको,
उसके बाद इसके तहत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन गठन किया। यह 3 स्तरों पर कार्य करता है, ठीक है। कैसे कैसे? यह जो है आपदा प्रबंधन अधिकरण 3 स्तरों पर कार्य करता है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य स्तर पर इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, सीएम होता है, पीएम, सीएम, डीएम, ठीक है। जिले स्तर पर डीएम होता है, ठीक। यानी ये लोग जो है, इनका यह उत्तरदायित्व होता है कि राष्ट्र में या राज्य में या जिले में अगर कोई आपदा आ रही हो, ठीक है, तो उसके संबंध में समुचित कार्रवाई करें, ठीक है, निदान करें, उसके उपचार करें, ठीक है, पुनर्निर्माण करें, उनके लिए जो है राहत सामग्री भेजें, उनकी जो है चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएं, उनको जो है कहीं अलग ले जाकर विस्थापित करें, ठीक है। ये सब है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, इसी के तहत आप लोग देखते होंगे कि पेपर पढ़ते होंगे या देखते होंगे कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें वहाँ पर जो है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें वहाँ पर गई हैं, ठीक है। इसके लिए जो है क्या हुआ, इसी के तहत जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी एनडीआरएफ, देखते नहीं आप लोग, जहां आपदा आती है एनडीआरएफ टीमें पहुंच जाती हैं। और राज्य स्तर पर क्या गठन किया गया? राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी एसडीआरएफ, ठीक, गठन किया गया। अब देखिए इस गठन किया गया। अभी देखो, हाल ही में देखे होंगे जब पंजाब में बाढ़ आई थी, वो इस समय असम में आई है। इन दोनों में बाढ़ के दौरान इन लोगों ने जो अदम व उत्साह व साहस का कार्य किया, उसकी सराहना पूरे देश ने किया। ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में क्या है? आधुनिक तकनीकों और उपग्रहों, जैसे अभी इसरो ने जो है इनसैट उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है, की मदद से चक्रवात एवं भारी बारिश की सटीक भविष्यवाणी हो रही है। उसके बाद देखिए, आजकल भारतीय मौसम विभाग लोगों के मोबाइल पर इसके संबंध में चेतावनी जारी कर रहा है। देखिए मैसेज अभी आप लोग देखे होंगे कि मैसेज अगले 3 घंटे में प्रयागराज, कौशाम्बी, ठीक है, प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। तो ये बार बार देखे होंगे आप लोग मोबाइल पे, आप लोग ये आ रहा है, तो ये भी डाल दीजिएगा। बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, चूँकि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप रोधी मकान बन रहे हैं, लेकिन सरकार को इसको अनिवार्य कर देना चाहिए कि जो अनिवार्य रूप से भूकंप रोधी मकान बना रहे हैं उन्हीं के नक्शे को पास किया जाए। नेक्स्ट है एनजीओ का प्रयास। एनजीओ क्या कर रहा है? यानी कि गैर सरकारी संगठन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है जहाँ ये क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ा रहा है, ठीक है, मॉक ड्रिल व प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है, वह सुरक्षित स्थानों तक लोगों को पहुंचा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भोजन उपलब्ध करा रहा है, पीड़ित परिवारों को सहानुभूति व समानुभूति देता है, ठीक। हम देखते आम जन की क्या भागीदारी है, जो आम लोग हैं तो वो सक्रिय रहते हैं, बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं की रक्षा करना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय भी दे दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में क्या, सेंदाई फ्रेमवर्क, जापान में सेंदाई फ्रेमवर्क हुआ 2015 से 2030 तक। वर्तमान में आपदा प्रबंधन का सबसे प्रमुख ये गठबंधन है, सेंदाई फ्रेमवर्क। और उसके बाद याकोहामा रणनीति 1994 की, ये भी आपदा प्रबंधन के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था, देखिए जो आप लोग पढ़े होंगे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था, ठीक है, ये तत्काल जमीनी व भौतिकी सहायता उपलब्ध कराती है, ठीक है। इसी के कारण जो है अभी तक इसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार यह संस्था जीत चुकी है, 3 बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो कोई नहीं जीता है, 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुकी है रेड क्रॉस संस्था। नेक्स्ट है, आगे की राह क्या है? अब देखिए, लोगों को स्वयं प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आना होगा, ठीक है, आगे आना होगा और वनीकरण करना होगा। कहाँ कहाँ? पहाड़ी और ढलानों क्षेत्रों में, जिससे भूस्खलन को रोका जा सके, मिट्टी कटाव को रोका जा सके। उसके बाद तटीय मैग्रोव वनों का संरक्षण करना होगा। जो मैग्रोव वन नहीं है, यहाँ अंडमान निकोबार में है, कच्छ में है, खंभात में है,
ठीक है। तो उसके बाद बंगाल की खाड़ी सुंदर वन, मैग्रोव वन सर्वाधिक सुंदर वन है, ये है। तो उसमें जो है, क्योंकि जो मैग्रोव वन होते हैं जब सुनामी आती है, और देखिए चूंकि ये जो मैग्रोव वन होते हैं, ये मैग्रोव वन जब सुनामी आती है, चक्रवाती आती है, तो इन हवाओं के लिए अवरोध का काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए समुद्र से तेज से हवाएं आ रही हैं, पानी आ रहा है, तो ये यहाँ पर मैग्रोव वन है, तो ये लोग रोकते हैं, अवरोध करते हैं, जिससे ज़्यादा कम से कम शहरी क्षेत्रों में या तटीय इलाकों में कम से कम जन माल की हानि हो। ठीक है, ये लो आप लोग दे दीजिएगा। इसके लिए भारत सरकार, आप लोग पढ़ेंगे कि मैग्रोव संरक्षण के लिए मिस्टी योजना चला रही है, ये भी दे दीजिएगा आप लोग। अब देखिए विश्व के देशों को जो पेरिस सम्मेलन आप लोग देखेंगे ना, COP21 पेरिस में हुआ था 2015 में, तो किस समझौतों को मानना होगा, तथा इस समझौते में क्या था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो है वैश्विक तापमान को रोकना होगा, नहीं तो क्या होगा कि काफ़ी देश डूब जाएंगे, जो द्वीपीय देश हैं, जैसे मालदीव हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ये सब राज्य डूब जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष आते हैं हम लोग। देखिए निष्कर्ष में, अब देखिए प्राकृतिक आपदाएं देश की प्रगति और आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। ठीक है चुनौती। हालांकि हम प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी तो मजबूती कर सकते हैं। तैयारी आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आपदा के बाद राहत के दृष्टिकोण को बदलकर आपदा से पहले तैयारी और शमन की नीति का काम करें। ठीक है, एक कवि ने ठीक ही कहा है, प्रकृति जब भी अपना विकराल रूप दिखाती है, मानव की हर तकनीक धरी की धरी रह जाती है। मत कर खिलवाड़ ए इंसान इस धरा के साथ, क्योंकि जब यह रूठती है तो बस तबाही ही आती है। ठीक है दोस्तों, ये निबंध हो गया। आप लोग देखेंगे 6 टॉपिक में से एक टॉपिक का ये संपूर्ण निबंध है। तो आप लोग चाहेंगे तो एक सूखा का तो थोड़ा टॉपिक हो गया, उसके संबंध में हम लोग चाहेंगे तो सूखा, भारत में सूखा तथा इसकी समस्या, इसकी निदान कारण, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अपना व्यू जरूर बताइएगा कैसे क्या किया जाए। ठीक है, और आगे निबंध डिस्कस किया जाए कैसे क्या किया जाए। अगर आप लोग को ये मेरा ये जो है ये अच्छा लगता हो, मेरी क्रिया शैली या मेरी जो है तकनीक अच्छी लगती हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, उसके बाद लाइक कर दीजिए, और आगे भी आप लोग बताइएगा कैसे और निबंध डिस्कस किया जाए क्या। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।